यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 संघवाद का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पहले पार्ट में मैंने पढ़ा दिया था, एक पोर्शन पढ़ा दिया था। 5 पेज मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया, 5-6 पेज मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। संघवाद है ये, अभी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। ये एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, ये खास रहेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, टीजीटी, पीटी और यूजीसी नेट के लिए बहुत लाभदायक है एनसीईआरटी को पढ़ना। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं आज का सेक्शन में क्या मिलता है। संवाद हमने पढ़ा था, ये क्लास 10 का है, सिविक्स है। ठीक है, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर इंग्लिश में भी मैं पढ़ाऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन सारे करवा दूंगा। बाकी जितने भी मैं इसके कराया हूँ, मैंने इंग्लिश में एमसीक्यूज करवाए हैं, वो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। पॉलिटी क्लास 10 एमसीक्यूज वगैरह हैं, और मैं इसके जो पार्ट बना रहा हूँ इसके मैंने प्लेलिस्ट बना लिया, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, प्लस इस वीडियो को जितना शेयर कर पाएँ आप उसे करिएगा, क्योंकि अभी जैसा टाइम हो रहा है, परिस्थिति ऐसी है कि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ गांव के लोग, कुछ गरीब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ये कोशिश रहता है कि जो भी मैं दे पाऊँ इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मदद से, ई लर्निंग के मदद से उन उन तक पहुंचा सकूँ। वो लोग, उन लोग के पास अभी पैसे उतना नहीं हो पाते कि वो लोग ट्यूशन ले पाएँ वगैरह, है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल के तो और हालत ख़राब रहती है, आपको पता है इंडिया का कंडीशन क्या है। मोस्टली खास करके देखो तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ गांव वगैरह, राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती वैसे एजुकेशन। कुछ उन्हीं का पैसों का प्रॉब्लम होता है, कोई व्यवस्था का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, याद से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट में मैंने बता दिया था, कुछ कुछ सेक्शन इससे मैंने कंप्लीट किया। संवाद क्या था मैंने बता दिया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं आज। अच्छा, कल ये सेक्शन छूट गया था, ये मैप। ठीक है, इस मैप में ये दर्शाया है, मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ यहीं से। ठीक है, एक और चीज़ मैं बोलूँगा, वीडियो फिर से मैं बोलूँगा, वीडियो पूरा देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ये जो मैप है, इस मैप में बताया गया था कि संघवाद, जो दुनिया भर में जितने भी संघ से संबंधित राज्य का निर्माण हुआ है, संघीय राष्ट्र हैं, तो वे कौन कौन से हैं, तो महज कुछ ही थे। ठीक है, तो उनमें से यहाँ पर दिखाया गया कौन कौन से हैं। तो इधर देखिए, इधर कनाडा है आपका, ठीक है, इधर अमेरिका है, जितने भी रेड वाले हैं ये संघीय देश हैं। ठीक है, इधर रशिया है, बहुत बड़ा सेक्शन है। ये हमारा प्यारा भारत है ना। इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ब्राजील हो गया इधर, है ना। तो यूरोपियन कंट्री भी कुछ कुछ है ना। इधर देखिए, अफ्रीका में भी कुछ कंट्रीज वगैरह हैं। तो ये सब सारे हैं, ये संघीय देश हैं, बाद बाकी नहीं है। टोटल 193 कंट्री में कितने देश हमारे संघीय आधार पर बने हैं, तो ये मैंने कल बता दिया था, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, कहता है आगे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने ये सारा सेक्शन देख लिया था कि संघीय व्यवस्था में 7 प्रकार से व्यवस्था दिखाया गया था, किस प्रकार होता है। ये सब सारे सेक्शन में मैंने बता दिया था, ये वाले सेक्शन सारे। ठीक है, आप वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग शायद यहीं से हम लोग पढ़ेंगे, संघीय व्यवस्था से, है ना, राइट, क्योंकि उधर मैंने करवा दिया था। नहीं, यहाँ से पढ़ना है हमें। ठीक है, यहाँ से हमें देखना है कि संघीय व्यवस्था क्या है, कैसे चलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं संघीय व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है उसे देखते हैं। कहता है, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। मतलब ये कह रहा है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है सिर्फ केंद्र का नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जो सेंट्रल लेवल होती है और जो हमारे स्टेट लेवल है, इन दोनों का जो कामकाज है, ये दोनों का मिलकर काम करना ही इसे सफल बनाता है।
ठीक है, ये दोनों आपसी भाई की तरह कामकाज करते हैं, तब ये सफल हो पाया। प्लस जो संघीय व्यवस्था सिर्फ हमारे संविधान पर बल नहीं देता है, सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर ही बल नहीं देता, या फिर जो संविधान में लिखा हुआ है सिर्फ हम वो उसी के आधार पर चलेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर उसका सोल्यूशन करना पड़ता है, इसलिए तालमेल बनता है, तो और ये इसमें एकता नजर आती है, इसलिए और ये संघ हमारा संघीय व्यवस्था और मजबूत होता है। ठीक है, आगे कहता है, यहां से हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसी से, इस वाले पोर्शन से, ठीक है, यहां से हम लोग देखेंगे, इसी से संघवाद की भावना में से थोड़ा सा, हाँ, संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिससे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया। मतलब हम लोग अब देखेंगे कि मतलब इस संघवाद की जो भावना, इमोशन हमारा है, सफलता है, विविधता है, ये सब कैसे मतलब सफल हो पाया है, क्या क्या उसके आदर्श रहे हैं, ठीक है, क्या क्या, सॉरी, क्या क्या उसके मतलब एलिमेंट्स हैं जिसके आधार पर ये संघीय व्यवस्था बना, ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ और आज तक ये सफलतापूर्वक चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है भाषाई राज्य। ठीक है, मतलब राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर भी होता आया है। ठीक है, तो उसी पर बल देंगे कि ये संघवाद को बनाने में भाषा कहाँ तक भूमिका निभाती है। ठीक है, तो कहता है, हम लोग यहाँ से देखेंगे, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि मान लीजिए 1947 में हम आज़ादी ले लिए थे, ठीक है, और हम लोग क्या डेमोक्रेटिक राह पर चले थे, लेकिन उस समय का मैप और आज की 2019 का मैप, यहाँ पर लिखा गया है 2019 का मैप। ठीक है, तो अब तक का जितना भी हमने जीवन मतलब व्यतीत किया है, रास्ता जो चला हम लोग ने, राह गुजारा है, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। बदलाव किस तरह का? प्रांतों का रूप बदल गया है, स्वरूप बदल गया है, सीमा बदल गए हैं, क्षेत्र बदल गए, इवन नाम तक बदल गए हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैप यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, बुक में है आप देख ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है, कहाँ भाग रहे हैं आप, इधर रुकिए। ठीक है, देखिए यहाँ दिखाया गया है कि 2000 मतलब 1947 में भारत क्या था। ठीक है, कैसा मैप था हमारा, भारत कैसा था। इधर देखिए पश्चिमी पाकिस्तान था, इधर ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, अब इधर देखिए ये आसाम है, यहाँ पर ये बिहार हो गया है ना, इधर मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजपूताना हो गया, पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, नेपाल हो गया, इधर भूटान है, सिक्किम हो गया, उड़ीसा हो गया, हैदराबाद हो गया। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ता है, इधर हमारे अरब सागर हुए। तो उस समय का मैप कैसा है आप देखिए, पूरा फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन आज का मैप हम लोग देखेंगे कैसा है। तो आज का मैप हमारा पूरी तरह से बदल चुका है, ये हमारा आज का मैप है। सबसे बड़ा परिवर्तन भी वर्तमान में, प्रेजेंट में 2019 में हुआ। कब हुआ? 5 अगस्त को हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था 5 अगस्त को? ये जम्मू कश्मीर 370 हटा करके जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहला दिया गया लद्दाख का, जिसकी राजधानी लेह है, और दूसरा जम्मू और कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर ये देखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देख लिया भाषाई आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन से। ठीक है, यहाँ पर कहता है, नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भूगोल अथवा जातीयताओं की विविधताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। देखिए पहले क्या था कि पहले भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं हुआ, गठन नहीं हुआ था। राज्यों का गठन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, संस्कृति, भूगोल और जाति मतलब कास्ट, ट्राइबल लोग जैसे हैं, है ना, SC ST वाले हैं ना,
आदिवासी समुदाय के लोग हैं। तो इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता को देखते हुए भी भौगोलिक परिस्थिति, राज्यों की सीमाएं, प्रांतों की सीमाओं का निर्माण किया गया, नया फ्रेश निर्माण किया गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्यों का निर्माण किया गया, तो खास करके यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल है। ठीक है, इस आधार पर जो निर्माण हुआ संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयता के आधार पर। ठीक है, आगे कहता है जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो पाया। मतलब ये कह रहा है यहाँ पर कि भाषा के आधार के अलावा सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और भौगोलिक आधार पर यदि राज्यों का निर्माण हुआ तो लोग और खुश हुए, संतुष्ट हुए कि चलो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है हमारा, ठीक है, हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, है ना, हमारे जो रिचुअल्स वगैरह हैं, मतलब ये सारे टर्म है ना, तो इनका भी रिस्पेक्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्ट कर रही है, तो लोग इससे खुश हुए और यूनिटी बढ़ी उनमें, है ना। नहीं तो सिर्फ भाषा को हम आधार मान के चलेंगे तो लोगों को ऐसा लगे कि हमारे संस्कृति का ये हनन कर रही है, संस्कृति हमारा इग्नोर किया जा रहा है ना। मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, जो जो मैं टिक मार रहा हूँ आप उसे नोटबुक में नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहीं से सवाल उठते हैं। कब है? 2019 तक है। कौन कौन से राज्य बने? नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सारे मैप हैं। उस समय का मैप क्या था, अभी का मैप क्या है, ये सब सारे मार्क करते रहिएगा। नोटबुक लेकर बैठिए, आपको नोट कर लेना चाहिए ताकि इसी से पॉइंट आउट बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भाषा नीति। क्या है भाषा नीति वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, कहता है भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लोगों की मातृभाषा थी, मतलब मातृभाषा है। ठीक है, अभी है नहीं है यार, ये पुराना रिपोर्ट है। ठीक है, 40% नहीं है, बढ़ चुका है थोड़ा सा है। ठीक है, 2011 40% बहुत पुराने टेक्स्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट में ज़्यादा है कुछ। ठीक है, 43 समथिंग है। ठीक है, 3% बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कहता है कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है, प्रिंट बुक होते हैं ना, रीप्रिंट होते रहते हैं, तो कभी कभी टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, यही तो गड़बड़ी है हमारे शिक्षा व्यवस्था में। हर साल इम्प्लीमेंट कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। आगे कहता है 40% भारतीयों की मातृभाषा है, यहाँ पर थी कर दीजिए, ये अब है नहीं रह गया है, थी हो गया वो। ठीक है, मातृभाषा था। ठीक है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। देखिए, भाषाई नीति के अंतर्गत पहले तो एक हिंदी को मान लिया गया। ठीक है, हिंदी को मान लिया गया। ठीक है, मैं लिख नहीं पाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हिंदी को मान लिया गया, तो सिर्फ राजभाषा को ही लेकर चलेगा क्या? एक बात बताइए, पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया कि सिंहाली को, श्रीलंका में सिंहाली भाषा को इंपॉर्टेंस दे दिया, तो तमिल वाले क्या किए थे, विरोध किए, गृह युद्ध हो गया था, राइट। तो क्या हिंदी को भी सिर्फ वैल्यू दे देता तो क्या वहाँ यहाँ भी ऐसी परिस्थिति बन सकती थी? हाँ, बन सकती थी। इसलिए यहाँ की सरकार ने क्या किया, 21 अन्य भाषाओं को भी शामिल किया इसमें, लेकिन उसे राजभाषा ना देकर अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया। मतलब कुछ ना रिस्पेक्ट तो मिला ना उसे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कुछ लोगों का खुशी हुआ कि चलो हमारी संस्कृति को ये वैल्यू दे रही है, हमारी संविधान दे रहा है, हमारी सरकार दे रही है ना। आगे अब इसमें लिखता है कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर परीक्षाएं दे सकती है। आप लोग जब एग्जाम देते हैं तो टोटल मिला के 22 भाषाओं में एग्जाम दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक हिंदी प्लस क्या है 21 अन्य भाषाएं। ठीक है, याद रखिएगा, इतने भाषाओं में हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि बहुत सारे राज्य में क्या है, उनका जो अधिकांश कामकाज होता है, राजकीय काज, वो अपने लोकल क्षेत्रीय भाषा में भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मैंने अभी श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया, यहाँ दे ही दिया श्रीलंका का एग्जाम्पल। ठीक है, कहता है यहाँ पे लिखा हुआ है
श्रीलंका के ठीक उल्टा हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषाई प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में आगे है, तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राज्य के कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। मतलब क्या, सिर्फ हिंदी नहीं, अंग्रेजी का जब बात हुआ तो हमारे संविधान के अंतर्गत क्या था कि 1965 तक ऐसा माना गया था कि 1965 के बाद हम अंग्रेजी को लगभग राजकीय कामकाज के लिए छोड़ देंगे। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं भारत में, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, जहाँ के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तो वो अपने मातृभाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा, जिसे वर्नाकुलर लैंग्वेज हम लोग कहते हैं, मदर टंग कहते हैं, ठीक है, तो उसके अलावा उनका एक ऑप्शनल भाषा सिर्फ अंग्रेजी रहता था। तो अंग्रेजी को ही हटा देंगे, क्या उनका जीवन यापन चलेगा? वो तो एक सीमित में रह जाएंगे, अपने गांव में रह जाएंगे, अपने जिला या अपने डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रह जाएंगे, या अपने रिलेटिव तक सीमित रह जाएंगे, है ना। बाहर जब वो निकलेंगे उन्हें तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने विरोध किया। तो खास करके तमिलनाडु में यहाँ पर माहौल खराब हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे आगे बढ़ाया, इसे बंद नहीं करवाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आई थिंक यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ठीक है। राज्य के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। मतलब आज भी इसे आगे बढ़ावा दे रहा है, अंग्रेजी को भी। पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं। मतलब यहाँ कह रहा है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट थोप नहीं सकता है कि आप हिंदी को या अंग्रेजी को कंपलसरी रखिए, ठीक है। कोई मतलब फोर्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे कहता है, भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। अभी मैंने जस्ट वही चीज़ बताया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि हिंदी को या अंग्रेजी को, हिंदी को हम रख लेते और अंग्रेजी को खत्म कर देते तो क्या होता, वही गृह युद्ध वाला वहाँ पर जो माहौल बना था इधर भी बन सकता था, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है आगे, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब कहता है केंद्र राज्य संबंध। अब हमें देखना है कि जब भाषा के आधार पर हो गया, उधर जातीय संस्कृति के आधार पर हमने देख लिया। अब हमें देखना है, जब संघीय चैप्टर पढ़ रहे हैं तो संघ का मतलब क्या हुआ, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, राज्यों के साथ संबंध भी उसमें आ जाता है ना, ठीक है। तो हम संबंध भी अब इसे देखेंगे, राज्य केंद्र और राज्य का संबंध हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो मैं बताते जा रहा हूँ, मार्क करते जा रहा हूँ, याद रखिएगा, वो एग्जाम्पल्स लिखिएगा। जब आपका रिटन एग्जाम होगा तो अब इसे भाषाई आधार पर हुआ तो श्रीलंका का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है, कि श्रीलंका में ये कंडीशन था तो हमारे देश में ये था। अभी तमिलनाडु का एग्जाम्पल लिया तो आप इधर नागालैंड का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, आंध्र प्रदेश का डाल सकते हैं, है ना, कुछ गोवा का डाल सकते हैं, वहाँ पर भी लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, है ना, तो वहाँ पर कोंकण के अलावा अपने इंग्लिश का ही यूज होता है, महाराष्ट्र टर्फ यूज होता है इसका, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, साउथ में केरला वगैरह, तमिलनाडु, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बहुत से कोई जो मूल वहाँ के हैं हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो उन लोग क्या सीखते हैं, ठीक है, और इंग्लिश तो बोलते ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है, केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तव में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। एक मिनट मैं यहाँ होल्ड करता हूँ, रहा, ठीक है। कह रहा है क्या कि पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट रहती थी उसी की पार्टी लगभग स्टेट में थी, स्टेट में जो अलग अलग हमारे यहाँ स्टेट थे लगभग वही थे। जैसे कि शुरुआत में कांग्रेस का सेंट्रल गवर्नमेंट में नेहरू की सरकार रही थी तो लगभग कांग्रेस पार्टी ही हर जगह थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि एक विचारधारा ही हर देश में, पूरे राज्य में चल रहा था, हर राज्य में एक विचारधारा चल रहा था। लेकिन समय के साथ क्या था, इससे बदलाव की व्यवस्था महसूस हुई, ठीक है। संघवाद किस तरह मजबूत करना है उस पर बल दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये बल कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर है, बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बैठी हुई है यहाँ पर। अब ये कि यहाँ पर है राज्य है,
अब इनके साथ रिलेशन कैसा बनेगा? सपोज दैट कि एक राज्य यहाँ अलग है, अब इनका गवर्नमेंट चेंज हो गया, सरकारें बदल गए, लेकिन सेंटर पर कोई और सरकार है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है, मान लीजिए सेंटर का ही यहाँ पर भी सरकार है, तो इन दोनों का विचारधारा तो बदल गया ना, विचारधारा बदल गया। प्लस मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और दो स्टेट अलग है, मान लीजिए इनका बराबर विचारधारा है, एक ही पार्टी की सरकार बन गई, मान लीजिए कांग्रेस, दोनों तरफ कांग्रेस है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन सपोज देन यहाँ यदि बीजेपी की पार्टी बन गई तो ये क्या विचारधारा एक रहेगा? नहीं, विचारधारा एक नहीं रहेगा। तो यहाँ मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इन दोनों आपस में संबंध कैसे बनाते हैं, इनकी नीतियाँ कैसी होती हैं, ये कानून का मतलब इम्प्लीमेंटेशन जरूरत पड़ने पर कैसे करते हैं, ठीक है। अपने टैक्स का आयात निर्यात हो गया, कर हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, इनको संबंध कैसे बनाते हैं, ठीक है। सामाजिक परिस्थिति के अनुसार कैसा संबंध बनाते हैं, उनके अनुसार भी डिपेंड करता है, ठीक है। हो कहाँ तक मैंने किया था, देखिए इसलिए छूट जाता है ना, कहाँ तक किया था, आई थिंक यहाँ तक किया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों के स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। साफ साफ कह रहा है कि पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ये सेंट्रल गवर्नमेंट वैल्यू नहीं देती थी। होता क्या था कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, जो ये नियम लागू किए हैं इनको भी मानना होता था, ठीक है। तो हो क्या जाता था कि यहाँ की संस्कृति अलग है, आर्थिक स्तर अलग है, परिस्थिति अलग है, भौगोलिक स्वरूप अलग है ना, यहाँ का जलवायु अलग है, व्यापार अलग है, ठीक है। तो क्या यहाँ का जो रूल है यहाँ पर फॉलो हर कोई करेगा क्या? खुद थोड़ा सोच कर देखिए। यदि कोई एक आदमी का घर है और ये दूसरे आदमी का घर है तो क्या एक ही नियम इसमें फॉलो हो सकता है? कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो पहले क्या था कि जो एक केंद्र सरकार काम करती थी राज्य सरकारों पर वो काम थोप देती थी, एक तरह से साफ साफ यहाँ पर कहता है, ठीक है। अनदेखी करती थी राज्य सरकारों की पॉलिसी को, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, अधिकांश राज्यों की। तो ये क्या करता था, संवैधानिक प्रावधानों का एक तरह से दुरुपयोग होता था, ठीक है। और इससे क्या होता था कि संघवाद जो है, ये हम लोग यूनिटी का जो बात करते हैं, फेडरलिज्म का जो बात करते हैं, उसका क्या ये प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं था, उसके भावनाओं के प्रतिकूल था, उसके इमोशन के अपोजिट था, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्र दलों के समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गया, जब तक मेजोरिटी थी तब तक ठीक था, लेकिन मेजोरिटी केंद्र सरकार में खत्म हुई तो उनको क्या, सरकार तो बनाना है भाई। अब तो करते क्या, तो लोकल पार्टी को अपनी तरफ खींच लिए, गठबंधन बना लिए, पार्टी बना लिए, तब तो सरकार लेकर आती है। अब भाई आप दूसरे के साथ जब काम करना स्टार्ट किए तो उनका भी तो भावना देखना पड़ेगा ना। वो जहाँ की सरकार है, जिस क्षेत्र की सरकार है, उनके लिए भी तो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो वो तो आपसे अलग हो जाएगी, आपकी सरकार गिर जाएगी, है ना। गठबंधन सरकार यही होता है, जहाँ एक पार्टी दूसरे पार्टी के विरोध जाती है सरकारें गिर जाती है, ठीक है। तो 90 के दशक में गठबंधन का सरकार होना शुरुआत होता है, ठीक है। आगे कहता है यहां से, ठीक है, इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने भी बल मिला, मतलब बड़े फैसले से भी बल मिला, ठीक है। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। मतलब आज का संघवाद ज्यादा स्ट्रांग है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले क्या होते थे, केंद्र सरकार पर जो सरकार होती थी वो अपने रूल्स अन्य क्षेत्रों पर भी थोप देती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जब से ये पॉलिसी बदला है, सेंट्रल लेवल पर अलग गवर्नमेंट है, लेकिन जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो
आंध्र प्रदेश में अलग गवर्नमेंट बन गई, अलग पार्टी की सरकार आ गई, बंगाल पश्चिम बंगाल में अलग आ गए, दिल्ली में अलग आ गए, उत्तर प्रदेश में अलग, महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, राजस्थान में अलग है, झारखंड में अलग है। अभी प्रेजेंट में देखिए झारखंड में पिछले बार रघुवर सरकार थी, बीजेपी की पार्टी जो सेंट्रल पर है, लेकिन अभी क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिबू सोरेन की सरकार है। ठीक है, वहाँ भी चीफ मिनिस्टर के शिबू सोरेन है, उनके फादर भी चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, उनके फादर को क्या नाम कहा जाता है, उनका उपनाम है गुरुजी। गूगल पर जाकर सर्च करिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, जानने को, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र बहुत सवाल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ट्राइबल लोगों से। ठीक है, नागालैंड होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है, हमारा झारखंड हो गया। ठीक है, इसके आधार पर। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है केंद्र सरकार मजबूत हो गई पहले के कंपेरिजन। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए एक मैप है यहाँ पर। ठीक है, मैप में दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कार्टून, अच्छा कार्टून है ये, क्या ना शैतान। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है, यहाँ दिखाया गया है, कह रहा है कि राज्य, देखिए यही बदमाशी है इसका, है ना। ठीक है, देखिए कह रहा है राज्य कुछ और शक्तियाँ मांग रहे हैं। अच्छा, राज्य है ये सारे। ठीक है, यहाँ पर देखिए केरला है, ये मद्रास है। ठीक है, ये बंगाल हो गया, ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया, ये, और यहाँ पे इंदिरा गांधी बैठी हुई है, खड़ी हैं हमारी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। ये हिट रही है खास करके इमरजेंसी के कारण। ठीक है, सही में इमरजेंसी नहीं लगाना था, मैंने भी स्टडी किया इस पर। मैं जब मास्टर्स कर रहा था उस दौरान मैंने स्टडी किया, कुछ प्रोफेसर के टच में मैं आया था। ठीक है, जब वो कुछ स्कॉलर्स के टच में आया था। ठीक है, जब मैं उसे देख रहा था, अब तो मुझे भी करना है आगे, पीएचडी के लिए मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उधर देखा मैंने, तो इमरजेंसी का जब कंटेंट मैंने पढ़ा तो ये कुछ बहुत सारे गलत मुझे लगे। ठीक है, खैर उस पर भी बात नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ गठबंधन की सरकार एक कुर्सी पर बैठी हुई। अच्छा, ये बहुत अच्छा कार्टून है, मैंने देखा था। ये क्या बता रहा है, देखिए ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है जो गिर गई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ठीक है, ये यहाँ पर है गठबंधन की सरकार है। ठीक है, यहाँ गठबंधन लिखा अटल बिहारी वाजपेयी कमल लिए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग मेंबर्स हैं। ठीक है, राज्य हैं, मतलब अलग अलग राज्य बोलता हूँ मैं, अलग अलग पार्टियों के मेंबर्स हैं, ये सब मिल करके सरकार बनाए थे। और यहाँ पर देखिए पटाखे यहाँ पर लगा दिए हैं, जहाँ पर कुछ हुआ बस जय जय सिया राम, सारा गिर जाएगा, ये सरकार इसकी गिर जाएगी। ठीक है, कुर्सी गिर जाएगी, और वो भी प्लस यहाँ पर फायर है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर इसके पटाखे का। ठीक है, एनीवे ये तो कार्टून है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ अंकित दो कार्टूनों में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया है। क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्तियां दे दो? गुहार लगानी चाहिए, संविधान तो नहीं कहता, हमें सब मिल के रहना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज इतना ही मैं रखता हूँ। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, यदि मैं हवा में उड़ा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ना समझ में आएगा आपको, ना मुझे मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, ऐसे भी 30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा अप्रोक्स, आई थिंक। ठीक है, तो मैं आगे फिर लेके चलूँगा, अगली क्लास में ख़त्म कर दूंगा। मैंने ऐसे ही बोला था 2 या 3 पार्ट लगेंगे ही लगेंगे पढ़ाने में। हिस्ट्री वाले सेक्शन ऐसे हैं तो मुझे लग रहा है उसमें 6-6 पार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 9 का हिस्ट्री तो 24-25 पेज में डिटेल पढ़ाने बैठो तो 6-6 क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो आज इतना ही मैं रखता हूँ, कल मैं फिर इसके पार्ट में बना दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। वीडियो पूरा देखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि कोई पास करके देखे हैं तो उसे स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद देते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा, और कोरोना से थोड़ा बच के रहिएगा। ऐसे फेस्टिवल का टाइम है, केसेस तो आज भी आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, केयर करिएगा। ठीक है, कीप सेफ योर सेल्फ, है ना। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी मैं क्लासेस लूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और एक और अंतिम रिक्वेस्ट फिर से मैं करूँगा, उन लोगों के लिए ये वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो पढ़ नहीं पाते उन तक पहुँच सके। कम से कम मैंने ये देखा है, मैंने क्या देखा, मैंने खुद ये काम किया है। ठीक है, और मेरा एक जूनियर था, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, मेरा एक जूनियर था, वो अभी रूम से, एक छोटे से रूम से आज वो आईआईटी दिल्ली में है। ठीक है, कैसे पहुंचा वो सिर्फ मोबाइल से और कुछ नोट से वो काम किया वो। ठीक है, तो उनका, मेरा रूममेट था और वो बगल वाले रूम में रहते थे, तो वो दोनों मिल करके एक ही मोबाइल से लेक्चर लिया करते थे, और वो आज लोग यहाँ पर है। और एक और जो उसका रूममेट है वो तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन वो डीयू जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली, रिजल्ट उसका बन गया है। ठीक है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, छोटे से गांव का लड़का यदि वो डीयू जा रहा है तो कमाल की बात है। ठीक है, वो तो आईआईटी दिल्ली चला ही गया है। तो मिलकर काम करते हैं, एक ही मोबाइल से 2 लड़के पढ़े थे, इसलिए गांव वगैरह में क्या, एक ही फ़ोन से 3-4 लोग भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्हें पैसे की दिक्कत होती है, पढ़ नहीं पाते हैं, क्लासेस नहीं ले पाते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलाऊंगा मैं। जय हिंद।